बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरान ख़ानदान खुद को कहने वाला शरीफ ख़ानदान चला गया कौमी असम्बली से, दस्तखत किए और वहाँ से निकले। लेकिन आप ये देखें कि ख़बरें क्या हैं जो उनका पीछा कर रही हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, नवाज़ शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म अब बन नहीं सकते, उनका चेहरा उतरा हुआ है और उनकी बेबसी उनके चेहरे पर आया है। लेकिन तबाही की ख़बरें हैं, बर्बादी की ख़बरें हैं, रुसवाई की ख़बरें हैं। मैं आपके सामने ख़बरें रख रहा हूँ जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये कांटों का जो बिस्तर है, ये ऐसा बिस्तर है कि जिस पर आग भी लगने वाली है। और पता नहीं अब ये किस तरह से इस पर गुजारा करेंगे, क्योंकि नज़र आ रहा है कि इनका साथ छोड़ने वाले हैं। एमक्यूएम की तरफ से भी खबर आ गई है। अब एमक्यूएम की क्या जुर्रत, एमक्यूएम की क्या औकात कि वो इस तरह की बातें करेंगे जो खुद वहाँ पर चुप कर जाते हैं जब उनको बताया जाता है आपका 100% मैंडेट जाली है, वो कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ इतना कि जी गवर्नर साहब कह रहे हैं कि देखें ये अंदर की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए और ये इस तरह से नोट नहीं करनी चाहिए या रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हो रही हैं। अब अंदाजा लगाइए कि एमक्यूएम कह रही है कि कमजोर वजारतें लेने से बेहतर है कि हम काबीना का हिस्सा ही न बने। वो इनकार कर रहे हैं। वो पता नहीं अब ताकतवर वजारतें कौन सी चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए। अनीस खानी ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, फारूक सत्तार भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। वैसे तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको जब कहा जाएगा, जहां कहा जाएगा इन्होंने जाना है। जब पीछे आपके अवाम नहीं होंगे, आपके पास मैंडेट नहीं होगा, तो जिस तरह जो आपको बिठाने वाले हैं, जिताने वाले हैं, लाने वाले हैं, आपकी जरूरत कैसे हो सकती है? यही हाल शहबाज शरीफ का होगा। तो बहरहाल फारूक सत्तार भी ये कह रहे हैं कि जी हमने PDM 1 का साथ दिया, बर्बादी हुई, PDM 2 का साथ देना बहुत बड़ा रिस्क है, तो अगर हम इसमें अपोजिशन में बैठ जाएं तो ये भी सोचा जा रहा है। फारूक सत्तार ने तो कह दिया, लेकिन अनीस खानी कह रहे हैं जी वो तो हम तो इनकार कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अपना रेट बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है, मगर लगता यह है कि फजलुर रहमान साहब तो बहुत बड़ा फैसला कर चुके हैं। तो ये जो माजी में अपने रहे हैं, एमक्यूएम तो अभी भी साथ है, वो तो वोट भी दे रही है, लेकिन वो भी काबीना से भाग रही है। पीपल्स पार्टी भी काबीना से भाग चुकी है। जब तक ये काबीना में आने का फैसला करेंगे, जिस तरह करेंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, सदर, यानी सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, सबसे बड़ा कारोबारी शहर भी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं, वहां से खबर आ रही है कि कह रहे हैं कि अब तो एहतजाज की भी जरूरत नहीं है। हमें कारोबारी तबके को किसी कारोबार से जुड़े शख्स को अब एहतजाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही कारोबार बंद हो रहा है। यानी फैक्ट्रियां, सब बिजनेस बंद हो रहा है, बंद होने जा रहा है। और ये जो 7.5 रुपए बिजली का इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, कह रहे हैं इसके बाद कोई जरूरत नहीं रहेगी। दीगर बिजनेसमैन के भी बयान अब आ रहे हैं। ये कहते थे ना बिजनेस कम्युनिटी जी नून लीग के साथ है, अब उस कम्युनिटी का आप देख लीजिए क्या हाल है कि वो क्या कह रहे हैं। सिरिल आलमेडा की मैं आपको बात सुनाऊं। डॉन लीक्स जब हुआ तो बड़ा उस वक्त जनाब इनको बुलाकर खाने भी खिलाए जाते थे साथ मियां नवाज शरीफ साहब के, और राज की बातें और जनाब अंदर की खबर, ये छपेगी, ये होगा, वो होगा। वही सिरिल आलमेडा लिख रहे हैं, दे डोंट इवन एक्सपेक्ट इट टू एंड डिफरेंटली, कि ये कोई इसकी उम्मीद भी नहीं लगा रहे कि इनके साथ कुछ फर्क होगा। दे विल हैंग ऑन अंटिल किक्ड आउट। ये चिमटे रहेंगे इक्तदार से, चिमटे रहेंगे इक्तदार से, चिमट कर रहेंगे जब तक इनको लात मार कर नहीं निकाल दिया जाएगा। जब इनको धक्के देकर जब तक नहीं निकाला जाता, ये चिमटेंगे। और वही हाल इनका हो रहा है। फजलुर रहमान साहब का सुनिए। कहते हैं रात को पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाप पार्टी और IPP के लोग आए थे। ज़ाहिर है वो आए मनाने के लिए सब। अब फजलुर रहमान साहब जो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला नहीं चलेगा। और रात को भी इनकार कर दिया और अब उन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठेंगे। ना सिर्फ ये अपोजिशन में बैठेंगे, हम ये इंतखाबात में जो वज़ीर-ए-आज़म है और ये वो मामला इनमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। ज़रा उनसे सपोर्ट मांगी होगी कि जी आगे देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये सिलसिला नहीं चल रहा। सवाल हुआ कि आपको असेंबली आकर कैसा लग रहा है, तो फजलुर रहमान साहब ने कहा ये असेंबली है, ये असेंबली है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। और जिस तरह से ये हालात हैं, ये काम नहीं चलेगा। आज जो इजलास हुआ है, जो हंगामा रही हुई है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं ये तो यूं ही चलेगा, इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ गया। अभी तो देखिए जब इंतखाब होगा तो क्या होगा। आप अंदाजा लगाएं किस कदर खौफनाक खबर है कि अब आप ये समझें कि जो ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक लग्जरी बन जाएगी, एक बहुत बड़ी लग्जरी। ये जरूरत नहीं रहेगी, ये एक लग्जरी होगी जिसके पास होगी। क्यों? वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 1220 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की दरखास्त कर दी गई। 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट की अदायगी करना होगी। सिंगल फेज पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। 24,000 रुपए, आप सोचिए जरा। फिर यह कि जी सिक्योरिटी जो देहात के लिए है वो 610 से बढ़ाकर 7,800,
रुपए फी किलो वॉट करने की इजाजत दी जाए। 10 मरला से ज्यादा अराजी के हामिल सार्फिन से प्रॉपर्टी रेट का 1% लिया जाए, प्रॉपर्टी रेट का 1% लिया जाए। ये जनाब बिजली करेक्शन की बात हो रही है। और ये कि जी 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। नेपरा में समाअत के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। कमर्शियल सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरखास्त दायर। और सनती, स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। आप मुझे बताइए, अब कोई कारोबार रह जाएगा? ये तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तो निकले हैं कि अब मैं आऊंगा तो वज़ीर आज़म बनूंगा, कोई कहानी नहीं नजर आ रही। अभी वज़ीर आज़म बनने से पहले ही आप देखिए क्या हो रहा है। अपने साथ छोड़े, एमक्यूएम की आ गई, फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आ गई, पीपल्स पार्टी पहले ही साथ नहीं चल रही। और फजल रहमान साहब कहते हैं जी असेंबली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती, स्पीकर वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। और फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी अपोजिशन में बैठेंगे। फिर शहबाज शरीफ को इतना जरूर याद है कि जी बानी पीटीआई का IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। अब इस पर लोग वीडियोस निकाल रहे हैं जिसमें बिलावल कह रहे हैं पीटीआई IMF को हम नहीं मानते, फाड़ दो। एहसन इकबाल साहब बड़े खिलाफ थे जी IMF के, आज क्या हो गया है? और जबकि जिस तरह से बता रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब के जो मीटिंग्स हुई थी और इमरान खान साहब जब मिलने आया IMF का वक्त, ये पहली दफ़ा हो गया था 20 साल हो गए मईशत को देखते हुए कि IMF का वक्त आया। उन्होंने कहा जी हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि इमरान खान जब तक नहीं कहेगा, साथ शामिल नहीं होगा तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये है क्या? उन्होंने कहा जी 9 महीने का ये प्रोग्राम है और अगर आप ये नहीं लेते, पाकिस्तान नहीं लेता तो डिफॉल्ट कर जाएगा मुल्क। उन्होंने कहा जी फिर करें। उन्होंने कहा जी फिर आप इसमें हामी भरें। इमरान खान हम साथ हैं, कहते हैं है क्या? उन्होंने कहा पहला 3 किस्तें होंगी, पहली जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसको मिलेगी, दूसरी निगरान हुकूमत को, तीसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलेगी। तो अब जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनने दी तो IMF को सिर्फ याद करवाया खत लिख के। उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, जिस तरह ने कहा जी साइफर के बाद दूसरी ये गद्दारी है, तो साइफर वाला मामला भी पिट गया। लोगों ने वोट देकर बता दिया लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है। और ये IMF वाला खत भी जो है ये भी जितना मर्जी ये गद्दारी वाला कर लें, बात बनेगी नहीं। बरेज़लाई साहब का बयान सामने आया, सारा टब्बर ही बाहर होगा। अब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रहे हैं कि ये भी जलील हो जाए। मरीम नवाज के पास कोई विजन नहीं है, लिबास ही तब्दील करती रहेगी। 3 माह बाद सारा टब्बर ही बाहर होगा, आखिर में कैदी 804 ही बचेगा। चौधरी बरेज़लाई की कमरा अदालत में गपशप। अच्छा, इसके साथ कौमी असम्बली का इजलास की हंगामा रही, हर तरफ चल रही है। इमरान खान साहब अब लगता है कि उनके पास जो बेहतरीन ऑप्शन है जिसको वो लेकर आगे चल रहे हैं वो ये है कि बाकी जितनी जमातें जो कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है उन सब से बातचीत की जाए और उनको साथ मिलाकर फिर एक भरपूर तरह से अपोजिशन की जाए। तो ये लगता है कि मामला ज़्यादा चल नहीं सकेगा। अच्छा, फिर देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान, बुशरा बीबी, शामिल कुरैशी के साइफर केस और तोशाना केस में मरकजी अपीलें ही समाअत के लिए मुकर्रर करके मंगल को दलाइल तलब कर ली हैं। बज़ाहिर ये गैर मामूली डेवलपमेंट है क्योंकि इन दोनों केसेस के फैसलों ने हर सूरत में कलम ही होना है। अब जो काम 1-1.5 साल में होना है, इस सूरत में दिनों में हो जाने का इम्कान है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये हम कह सकते हैं कि ये अनकरीब इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई भी हो सकती है क्योंकि ये केस ही बड़े जाली किस्म के हैं। मैं अब दोहरा रहा हूँ, साकिब बशीर साहब ने ये ट्वीट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान, बुशरा बीबी और शामिल कुरैशी की साइफर केस और तोशाखाना केस में मरकजी अपीलें ही समाअत के लिए मुकर्रर करके मंगल को दलाइल तलब कर लिए हैं। ये यानी मरकजी अपील है, मरकजी जो मेन है। बज़ाहिर ये गैर मामूली डेवलपमेंट है क्योंकि इन दोनों केसेस के फैसलों ने हर सूरत में कदम ही होना है। अब जो काम 1-1.5 साल में होना है, इस सूरत में दिनों में हो जाने का इम्कान है कि इतनी जल्दी जनाब इनकी अपीलें सुनी जा रही हैं। इस पर हम तफसील से कोशिश करेंगे आगे बात कर सके क्योंकि ये एक अलग से मामला है और ये अहम चीज़ है। अच्छा, अब जनाब अमेरिका का बयान आ गया, पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। ये लिए अमेरिका भी कह रहा है जी मईशत बड़ी अहम है। अच्छा, सिर्फ चाइनीज़ के मैं बताऊं जिन्होंने मुआहदे किए थे शरीफ खानदान ने, और उसमें 3 गुना हो चुकी हैं जी पाकिस्तान की तरफ से कैपेसिटी पेमेंट जो उनको अदायगियाँ करनी हैं और वो बढ़ती चली जा रही हैं। 6,000 अरब रुपए के करीब चला गया सर्कुलर डेट। ये इनकी 2 साल में कितना बड़ा है, बिजली महंगी करके, गैस महंगी करके, और चोरी चकारी उसको नहीं रोका गया। फ्यूल प्राइसेस लाइकली टू राइज बाय अप टू ₹4 पर लीटर, 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। ट्रिब्यून की खबर है, नेपरा पुट्स लाइवलीहुड्स एट रिस्क, सेफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कह रहे हैं जी कि अब तो सब बंद हो रहा है, कारोबार खत्म हो रहा है, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। और उन्होंने कहा ये जिस तरह से बिजली कीमतें बढ़ी हैं, कोई अदायगी नहीं हो सकती, इंडस्ट्री बंद हो रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं इफ्तिखार अहमद शेख, उन्होंने बताया है कि जी 7 रुपए 5 पैसे ये जो इजाफा हुआ है जनवरी के एडजस्टमेंट के चक्कर में, ये तो अब हमने एहतजाज क्या करना है, वैसे ही सब कुछ बंद हो जाएगा। होता है ना एहतजाज में, आप कहते हैं जी हम शटर डाउन हड़ताल हो रही है या हम एहतजाजन कारोबार बंद करें, वो कह रहे हैं जी कारोबार वैसे ही बंद हो गया।
اب احتجاج کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب نون لیگ اور پی 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 کس کو گورنر سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ اندر کی خبر ARY دے رہا ہے کہ جی خوشبخت شجاعت صاحبہ کو, لیکن MQM چاہتی ہے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں. تو یہ الگ ان کی چل رہی ہے. ان کے ہاں بندر مارٹ چل رہی ہے, وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, لوگ تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, سارا کچھ ختم ہو رہا ہے لوگوں کا, لیکن یہاں ان کو بیان بازی اور اپنے عہدوں کی پڑی ہوئی ہے, اور اس میں بھی ان کے لیے مسائل ہیں. اچھا, ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جی عدلیہ مخالف مہم کے الزام میں گرفتار صحافی ولاگر اسد علی طور نے FIA حراست میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. وکیل ایمان زینب مزاری نے یہ خبر دی ہے. اچھا, نواز شریف صاحب جس سیٹ پر جیت کر آئے ہیں وہاں جماعت اسلامی کے امیدوار نے خود کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا. یہ تو حال ہے, یعنی بتا رہے ہیں کہ بھئی جتنی دھاندلی کی ہے, جس طرح کے ان کو ووٹ ڈالے گئے اور ان کے جو فارم سامنے آیا اس میں پتہ لگا کہ جماعت اسلامی کا جو وہاں سے بندہ کھڑا تھا اس نے خود کو بھی نہیں ووٹ ڈالا. جعلی جو بنائے گئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہ ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں جا کر آرام نہیں کرنا, ہم نے اپنی ایک ایک MLA اور MP کی سیٹ واپس لینی ہے. محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ بات کی ہے. لے جی, تو تحریک انصاف تو یہ معاملہ آگے بڑھائے گی, یہ رکنا نہیں ہے. اچھا, پھر کوریج کس طرح سے ہوتی رہی ہے؟ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی کوریج میں صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوریج ہوئی. PTI سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو ایک دفعہ بھی کیمرے پر نہیں لایا گیا. وہ جیسے ہی کیمرے پر آتے تھے, میں نے دیکھا عمر ایوب بھی اگر دکھانے لگے تصویر تو فوراً ہی کیمرہ ادھر کر دیا جاتا تھا. پھر انہوں نے ایک نیا کام پکڑا کہ اپنے کارکن ضرور گھسا دو, تاکہ نعرے جو ہیں اگر تحریک انصاف لگاتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی بڑا شور مچا سکیں, تو ان کو روکا جا سکے. لیکن ان کے نعرے اور طرح کے ہوں گے, ان کے نعرے جذبے کے ساتھ ہوں گے. تو اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ جی پولیس نے پاسز رکھنے کے والے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روک دیا کہ تحریک انصاف کے لوگ نہ آئے, صرف PTI کے لوگ نہ آ سکیں اور ان کے لوگ آ جائیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کے لوگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا مہمانوں کی گیلری اوپر آپ دیکھتے ہیں اگر, تو وہاں پر ان کے لوگ آ سکیں. اور جس طرح آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا تھا کہ وہاں تو انہوں نے اپنا راج باقاعدہ بنایا ہوا ہے نا, تو اسی طرح کا انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہاں جو چور چور کے نعرے لگیں گے, مینڈیٹ چور کے, ان کا جواب دینے کے لیے اوپر سے لوگ ہوں, کیونکہ MNA MPs میں جذبہ نہیں ہونا. ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تو واقعی چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں, تو یہ ہائرڈ کر کے اپنے کارکنوں کو لے کر آئیں. اچھا, اپنے مینڈیٹ کی چوری پر تحقیقات کا مطالبہ ملک دشمنی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ سوال عمران خان پوچھ رہے ہیں جیل سے کہ جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ہیں, ABN کے بیورو چیف اسلام آباد, لکھتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف میں اتنا خوف و ہراس پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب شب خون مارا جائے, ڈاکہ زنی سے قبضہ کیا جائے تو ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے. جس پارلیمنٹ کا افتتاحی اجلاس خوف و ہراس کے اس عالم میں ہو رہا ہے, اس پارلیمنٹ اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی حکومت کی کیا حالت, کیا ساکھ ہوگی. لیکن کوئی شرم ہو تو پھر یا نا جی یہ جو بات کر رہے ہیں. اچھا, PTI کے ارکان جو بھی رول آف سائن پر دستخط کرتا ہے عمران خان کے حق میں نعرے لگواتا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں, جو وٹنس ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں. سہیل بڑائی صاحب نے لکھا ہے ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئے ہیں, کوئی بہتری نہیں آئی. اور پھر لکھتے ہیں جی اسی لیے کوئی بہتری نہیں آئی, اسی لیے اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ دے ڈالے, اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی. اور کہتے ہیں میں عمران خان کے نظریات کا, ان کی سوچ کا مخالف رہا ہوں, ان کے انداز کا, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو سب کو ماننا ہی پڑے گا, آپ جو مرضی کر لیں. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی شہباز شریف صاحب جس طرح, اور شریف خاندان, نواز شریف, مریم صاحب آئے ہوئے تھے, جیسے اسمبلی سے نکلے ہیں, اور اس کے بعد جو خبریں ہیں وہ دیکھ لیجئے. مہنگائی کا ایسا طوفان ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے احتجاج کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر معیشت دان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاملہ نہیں سمجھنا, امریکہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے جی اپنی معیشت پر توجہ دو, اور انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں, کمزور حکومت ہے, معاملات نہیں سنبھال سکے گی. اور اپنے لوگ ایم کیو ایم کرے گی, مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے کہ جناب اب نہیں ہمیں چاہیے کیونکہ آپ نے تو رہنا ہی کچھ ہی عرصہ ہے. اور ایم کیو ایم کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں آپ نے سن لیا کہ جی پہلے ہی ہم ختم ہو گئے ہیں, گورنر ٹیسوری کہہ رہے ہیں پہلے ہی مینڈیٹ نہیں ملا, اب ساتھ جائیں گے تو رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی. اب وہ بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جی ہم بھی کابینہ کا حصہ نہ ہوں, لیکن اب یہ بھاگ نہیں سکتے, ان کو یہ سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا, اور یہ بالکل ان کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے. اسی لیے سیلال المیڈا بھی لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ان کو لات مار کر, دھکے دے کر نکالا جائے گا, بس یہ چمٹے رہیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا سروائیول اسی میں ہے, وہ بھی اب بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.